आ गया वर्ड एगोनिस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मैं फिर बोल देता हूं, ए ड्रग अगर अपने बी रिसेप्टर के साथ मिलकर सी प्रोडक्ट को बना रहा है तो डेट आर एगोनिस्ट ड्रग। अगर ए बी रिसेप्टर के साथ मिलकर सी प्रोडक्ट को बनने से रोक रहा है तो वो होते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग। तो ये एगोनिस्ट ड्रग हुए, ठीक है। गिवन बाय इनहेलेशन हमने बोल ही दिया। एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकते हैं? मसल ट्रिमर्स, यानी क्योंकि आपको पता है मसल ट्रिमर क्यों आएंगे, क्योंकि ये स्मूथ मसल पर वर्क कर रहे हैं तो उधर की मसल्स में ट्रिमर भी आ सकते हैं। पाल्पिटेशन होता है। पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? पाल्पिटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट फंक्शंस, कहीं बीट स्किप कर जा रही है, कहीं हार्ट बीट कम ज्यादा हो रही है, तो ये थोड़े बहुत सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नर्वसनेस और भी बहुत सारे लिख देना आप। मैंने इसमें थोड़े एडवर्स इफेक्ट सब में आपको थोड़े देखने को मिलेंगे, आप उनको एक साथ कंबाइन करके सब में लिखते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर बोला एडवर्स इफेक्ट में कितने कोई भी लिख सकते हो, कहीं गलत नहीं होने वाला, मगर जो मेन है बस उनको पहले लिख दो, बाकी नीचे कितने भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें उसमें एक जो सैल्मिट्रोलाइल है इज अ लॉन्ग। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो ड्रग फास्ट एक्टिंग होते हैं यानी तुरंत काम करते हैं वो स्लो ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। और जो ड्रग एक वो क्या बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जो फास्ट एक्टिंग करेंगे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और जो ड्रग स्लो एक्टिंग करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। सीधी सी बात है, जो जल्दी काम करेगा वो थोड़े समय के लिए करेगा और जो धीरे काम करेगा वो लंबा चलेगा। तो उसी तरीके से होता है कि इसमें जो अलग अलग ड्रग हैं, एक ड्रग है कौन सा सैल्मिट्रोल, वो लॉन्ग एक्टिंग है यानी वो लंबे समय तक काम करेगा। तो इसका मतलब क्या कि उसका ऑनसेट अपने आप स्लो होगा, उसका ऑनसेट स्लो होगा, यानी क्या वो 12 घंटे तक चलता है। एक बार ले लो लेकिन टाइम लगाएगा काम करने में, मगर वो 12 घंटे तक चलेगा। ऐसे ही सेल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटामाइन है, ये तुरंत काम करेंगे मगर ये 6 घंटे तक ही चलेंगे। तो जो एकदम अटैक पड़ता है तो उसमें हम कौन से ड्रग लेते हैं? सेल्ब्यूटामाइन और टर्ब्यूटालाइन। अब जब भी आप उनको इनहेलर देखो कुछ भी देखो तो उनके पीछे जरूर पढ़ना कि ये ड्रग उनके पीछे जरूर लिखे होंगे, ठीक है। और जो सेल्ब्यूटामाइन है इसको यूज करते हैं लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में, ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉक्टर्नल एस्थमेटिक अटैक्स। ये वाले जो यूज करे जाते हैं सडन अटैक्स के लिए, एकदम सडन अटैक हुआ, और ये वाले इसलिए यूज करे जाते हैं कि जिन पेशेंट को पता है कि जिनको नॉक्टर्नल अटैक आता ही आता है रात में, तो वो कुछ शाम को या कुछ देर पहले ही उन्होंने इसको ले लिया, जिससे उनकी पूरी रात निकल गई, क्योंकि 12 घंटे तक काम करा तो अब वो रात में अटैक नहीं पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये वाले सडन अटैक के लिए। ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था प्राइमरी ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर कौन सा? सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। दूसरा है मिथाइल ज़ैंथेनाइंस। ये क्या करते हैं? ये भी सेम वही तरीके से काम करते हैं, ये भी साइक्लिक एएमपी ही बढ़ाते हैं। फिर ये साइक्लिक एएमपी कैसे बढ़ाते हैं? मैंने आपसे बोला कि मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे बॉडी में साइक्लिक एएमपी नॉर्मली बढ़ता है। नॉर्मली बढ़ता है कब बढ़ता है? कि जब हमारी बॉडी अगर अगेंस्ट में, अगर हमारी बॉडी नॉर्मली थोड़ा सा, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया आ रहा है तो वो अपना थोड़ा सा म्यूकस थिक कर लेगी एटम मूवमेंट के लिए, मगर उसको कम करने के लिए क्या होगा? साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है तो म्यूकस पतला हो जाएगा। तो अब जो है ना पतला हो जाता है, अब वही सेम चीज को क्या करेंगे? एक ड्रग होता है, अब कुछ ज्यादा अमाउंट में साइक्लिक एएमपी ना बढ़ जाए, साइक्लिक एएमपी अब बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में ना बढ़ जाए, तो उसको भी तो रोकना होगा। हमारी बॉडी में देखो मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि म्यूकस, अगर कोई भी बैक्टीरिया आया म्यूकस थिक होगा, उसको कम कर, अब म्यूकस ज्यादा थिक ना हो जाए या काम हो गया तो साइक्लिक एएमपी बढ़ के उस म्यूकस को पतला कर देगा। लेकिन ये साइक्लिक एएमपी भी तो ज्यादा ना बढ़ जाएगा, कहीं साइक्लिक एएमपी ज्यादा बढ़ गया तो म्यूकस इतना थिक कर देगा, फिर क्या करोगे? फिर तो पूरा प्रोन हो गए। तो उसको रोकने के लिए भी क्या बॉडी में एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि मिथाइल ज़ैंथेनाइंस में क्या मैंने आपको बताया था कि एक एंजाइम है फॉस्फोडाइस्ट्रेज पीडीई, वो क्या करता है कि साइक्लिक एएमपी बॉडी में ज्यादा ना बढ़ जाए उसको डिग्रेड करने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम उस एंजाइम को खत्म कर दो, उस एंजाइम को इनहिबिट कर दो। अगर अब वो एंजाइम बॉडी में होगा ही नहीं तो साइक्लिक एएमपी बढ़ता चला जाएगा, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। तो पहले वाले में तो सिम्पैथोमिमेटिक वाले में तो हमने साइक्लिक एएमपी को बढ़वाया। किससे बढ़वाया? बोले बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके। मगर इसमें हम क्या करेंगे? बोले इसमें बॉडी के अंदर जो एंजाइम है जो साइक्लिक एएमपी को बढ़ने नहीं देता, आप उसे इनहिबिट कर दो।
तो बढ़ जाएंगे ना। हमारा लास्ट टारगेट तो साइक्लिक एएमपी को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बोले इसकी अगर मैं सिंपल सी आपके सामने वही फिर बनाऊं तो मैं क्या बोलूं कि ये हमारा पीडीई ये एंजाइम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम। हम क्या कर, और ये इसका काम क्या है, ये डिग्रेड कर देता है। किसको डिग्रेड कर देता है, साइक्लिक एएमपी को, यानी उसका लेवल क्या डिक्रीज करता है ये। अब हम क्या करें, ये हमने ड्रग लिया, अब ये ड्रग क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। अब इस एंजाइम को इससे क्या होगा, अब जो साइक्लिक एएमपी कम हो रहा था वो कम ना होके अब वो अमाउंट में बढ़ने लग जाएगा। और अगर ये अमाउंट में बढ़ने लग जाएगा तो वो तो हमारे लिए फायदेमंद था ही। वो सब हमारे क्या कर रहा था, वो जितने हमारे सारे काम उन्हें कर रहा था, ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम कर रहा था, कंजेशन को ठीक कर रहा था। ये उसका सिंपल मैकेनिज्म है। यानी दोनों मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए। अभी बहुत मैकेनिज्म आएंगी, मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी डाउट आए, बाकी सब तो फिर बाद में लेक्चर रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में बाद में पढ़ते हैं। आप लोग लाइव पढ़ने आ रहे हो तो आप लोग पूरा फायदा यही उठाओ कि कोई भी डाउट है यही पूछो, ऑन द स्पॉट पूछो। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका फायदा उठाओ। बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो जाने। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत से कर रहे हो, तो कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, यही पूछो, यहीं पे क्लियर करो। बात के लिए कुछ मत छोड़ो, इसलिए आप यहाँ लाइव में आ रहे हो। वरना रिकॉर्डिंग्स तो आप भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग्स तो फिर मैं बाद में यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ, ठीक है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या, मैंने कहा ना एडवर्स इफेक्ट सबके सेम कर दो। गैस्ट्रिक इरिटेशन, वोमिटिंग, ट्रिमर्स, पाल्पिटेशन, ये इंट्रावीनस भी दिया जाता और इनहेलेशन में भी दिया जाता है। जबकि ब्रोंकोडाइल्स में पहला वाला किसमें, वो इनहेलेशन में दिया जा रहा था। किसी का डाउट आया है, सेकेंड। सर एंटी इंफ्लामेटरी कैन रिड्यूस, ये एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स अभी आएंगे, डोंट वरी। अभी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स आई नहीं है, ये नीचे लाइन लिखा है, फिर हम उस पर बात करेंगे, अभी उस पर हम पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम ब्रोंकियोडायलेटर्स पे चल रहे हैं। तो ब्रोंकियोडायलिसिस के 2 पार्ट कवर कर लिए। थर्ड वन पार्ट होता है एंटीकोलर्जेनिक ड्रग। ये भी क्या काम करता है, ये भी सेम टू सेम काम वही करता है जो वाले काम कर रहे थे, सिम्पथोमिमेटिक वाले काम कर रहे थे, वो ये भी वही सेम काम करता है। ये भी स्मूथ मसल्स में भी क्या, वो स्मूथ मसल के बीटा 2 रिसेप्टर का। फिर इसको अलग से क्यों रखा, बोले बस अलग से इसलिए रखा क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो है, जबकि इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट था। देखो रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो रिस्पॉन्स की रेट क्या कम होती चली जा रही है, इसका रिस्पॉन्स सबसे फास्ट है। सिम्पथोमिमेटिक का सबसे फास्ट है, उसके अंदर भी 2 टाइप पड़े थे, सॉल्ब्यूटामॉल का तो बिल्कुल सडन अटैक के लिए, फिर सेमेट्रोल का उससे कम था। मिथाइलसैंथेनाइन में हमने बोल दिया कि ये आईबी इनहेल, यानी इसका रिस्पॉन्स इससे भी कम हो गया। और एंटीकोलर्जेनिक का बोले उसका उससे भी कम हो गया। ये स्लोवर रिस्पॉन्स करते हैं, यानी क्या ये अटैक पे काम नहीं आएंगे, मगर हमें मालूम है कि ये पेशेंट को दिन में 1-2 बार अटैक आता है तो आप पहले से खिला दोगे और ये पहले से उन्हें लेते रहेंगे, ठीक है। और इप्रोवोमाइड गिवन बाय इनहेलेशन इफेक्टिव इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और मैंने आपसे कहा था कोई भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो उससे अस्थमा ट्रिगर होता है। तो देखो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, तो वहां पर भी ये काम करता है। अब हमारे सेकेंडरी आते हैं एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, यानी 3 चीजों पे मैंने बात करी थी। इरिटेबिलिटी पे बात करी थी, इन्फ्लामेशन पे बात करी थी, और मैंने आपके किस पे, सिक्रेशन पे बात करी थी। तो मैंने उस पर पहला वाला हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम बात करेंगे एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स में। एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर आप में से आप किसी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स याद है, जो मैं पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा यूट्यूब पर लेक्चर है देख लेना। मैंने उसमें आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, जैसे मैंने पहले ही पेज पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन पढ़ाई थी। उस एक्शन में मैंने आपको 4 एक्शंस बताए थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मेजरली। पहला मेटाबॉलिक एक्शन बताया था, दूसरा मैंने बताया था एंटी इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, तीसरा अदर एक्शन, और चौथा बताया था मिनरोकॉर्टिकॉइड एक्शन। दूसरा क्या बताया था एक्शन मैंने आपको, एंटी इंफ्लामेटरी, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी में नॉर्मली भी मिलते हैं, मगर अगर ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाए तो आप इन ड्रग्स को बाहर से भी लेते हो। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, इट इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड है ना, इन्फ्लामेशन में आप पढ़ोगे, देखो इन्फ्लामेशन में अभी तक आप ये वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कौन से ड्रग है, ये हैं तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मगर ये स्टेरॉइडल वाले हैं। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आप पढ़ के आ चुके हो। हमारा अगला टॉपिक आएगा, उसमें आप पढ़ोगे एनसेड्स। एनसेड्स क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो स्टेरॉइडल नहीं है, यानी वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाले नहीं है।
उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो कॉर्टिकॉइड्स वाली तो हम पढ़ चुके थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई। बॉडी में कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी रिस्पॉन्स हो, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसके रिस्पॉन्स को कम करते हैं। देखो सही बात है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इन्फ्लामेशन को चलाती है, मगर कुछ ज्यादा इन्फ्लामेटरी ना हो जाए, ज्यादा इन्फ्लामेशन ना हो जाए तो बॉडी उसको कम भी करती है क्वांटिटी में। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको हेल्प करते हैं क्या, एक मेंटेन रखने के लिए, कि ज्यादा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अगर बॉडी में हो रही है, ज्यादा इन्फ्लामेशन कहीं हो रहा है, तो उसको मेंटेन करो। अगर वही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप बाहर से एक्सेसिव अमाउंट में दे दोगे तो वो क्या इन्फ्लामेशन को और डाउन कर देगा। तो आप ये क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले सकते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिक मैकेनिज्म का स्टेरॉइड्स आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर। अब सीधी सी बात है, अब ये ड्रग्स आप लेंगे आप ओरली, और ये आपके एक्यूट अटैक में काम नहीं आएंगे। एक्यूट अटैक वाले ब्रोंकोडायलेटर्स वाले गए। अब ये वो मेडिसिन है जो भैया आप ओरली लेते रहो। आपको पता है अस्थमा के पेशेंट्स हो, आपको ऐसे जैसे अभी किसी ने पूछा था नेजल कंजेशन और भी कितने सारे सिम्टम्स आते ही रहते हैं उन पेशेंट को, तो भैया वो ये टैबलेट खाते रहते हैं। जब अटैक आएंगे तो वो इनहेलर वाली सारी चीजें ब्रोंकोडायलेट्स गई, निकल गई। अब इसमें क्या, स्टेरॉइड्स आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर, दे सप्रेस द इन्फ्लामेटरी रिस्पांस, यानी जो इन्फ्लामेटरी जो सेकेंडरी वन था उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब नैरो हो रहा था तो वो तो अटैक दिलवा रहा था, मगर इन्फ्लामेटरी भी तो पेन, स्वेलिंग और इतने सिम्टम्स लेके आएगा, उसको ये कम करते हैं। सप्रेस द इन्फ्लामेटरी रिस्पांस टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड देयरबाय रिड्यूस क्या, म्यूकोजल एडिमा एंड हाइपर इरिटेबिलिटी। आ गया वर्ड, जो इरिटेशन हो रही थी और जो इन्फ्लामेशन, यानी पहला वाला जो सिम्टम था, पहला वाला वो निकल गया। अब जो पीछे के दो है सेकेंडरी वाले, अब हम सिम्टम्स पे काम करेंगे। ठीक है, जो मेजर था अटैक वाला वो हम पढ़ चुके। तो ये एडिमा, हाइपर इरिटेबिलिटी इनको कम करता। ओरल पेडिनोसोल कॉमनली यूज्ड हम करते हैं। तो और ये याद रखना, ये आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी के हर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में देते हो, कहीं भी हो, चोट लग रही है, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देते हो। और ध्यान रखना स्टेरॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आजकल कोविड के पेशेंट्स में भी स्टेरॉइड्स देने की बात करते हैं। कहीं पर अभी कुछ लोगों ने, जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मैंने अभी देखा रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के, उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग के कुछ दिन में स्टेरॉइड्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स के अंदर एक रिबाउंड फिनोमेना होता है। रिबाउंड यानी वो जो सिम्टम्स हैं, अगर जिनको कम करने के लिए आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, तो कभी कभी स्टेरॉइड्स का रिबाउंड फिनोमेना, यानी जो सिम्टम्स है वो और एग्रीवेट करके वापस लौटाते हैं। तो इनको बहुत सोच समझ कर इस तरीके से दिया जाता है। इसलिए इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम एनसेड्स की तरफ जाते हैं, यानी कौन से, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। आप तो बोलोगे सर तो हाँ इन लोगों में हम वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट वही है, ठीक है, नेक्स्ट ये तो स्टेरॉइड्स है, इसके बाद में और नीचे आएगा, हम उनमें भी दे सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से भी स्टेरॉइड ही है। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, ये तो स्टेरॉइड कौन सा था, ओरली था। आप स्टेरॉइड इनहेल करके भी ले सकते हो। कौन से, बैक्लोमिथासोन, ब्यूडिनोसोन। ये क्या था, यूज ऑफ क्या, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। आ गई कोई चीज, क्योंकि इनके स्टेरॉइड्स वालों के जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तो है, मगर इनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसको हम इनहेल्ड करके ज्यादा प्रिस्क्राइब में देते हैं। क्यों, क्योंकि ओरली में इनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान दो, अगर स्टेरॉइडल वाले एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप ले रहे हो या दे रहे हैं, तो उन्हें कम से कम करो। एनसेड्स की तरफ जाओ। एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉइडल, उनको मांगे कंप्लीटली देखेंगे अगले टॉपिक में। तो द यूज ऑफ क्या, इनहेल्ड स्टेरॉइड मिनिमाइज एडवर्स ऑफ स्टेरॉइड, दे आर नॉट इफेक्टिव इन एक्यूट अटैक। मैं बार बार बोल रहा हूं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एक्यूट अटैक में सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स काम आएंगे। ये सिर्फ एक ही चीज में काम आएंगे, किसमें, प्रोफिलैक्टिक। व्हाट इज प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक होता है मतलब प्रिकॉशन की फॉर्म में। भैया पहले से लेते रहो, जिससे क्या है, सिम्टम्स कम रहेंगे तो अटैक आने के चांसेस कम रहेंगे और आपके सिम्टम्स कम रहेंगे। यानी क्या, अटैक पे नहीं ले सकते, ये अटैक पे कुछ नहीं करेंगे। अटैक आ गया तो ये कोई ड्रग ये कुछ भी नहीं करेंगे, वहां तो आपको ब्रोंकोडायलेटर्स ही लेना है। ये सिर्फ प्रोफिलैक्टिक यानी पहले से लेके रख लो। जैसे आपको प्रोफिलैक्सिस, जैसे आपको क्या बोलते हैं, जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हो तो आपको क्या बोल देते हैं कि पैरासिटामोल ले लेना, चाहे फीवर भले 2-3-4 घंटे बाद, तो पहले से ले लेना। क्यों लेना, क्योंकि प्रोफिलैक्टिक में कि जब फीवर आएगा लोगे तो फीवर उतरने में 2-3 घंटे लगेंगे, तो पहले ही ले लोगे तो फीवर कम से कम रेट में आएगा आपको। तो वो कौन सा है, वो प्रोफिलैक्सिस इफेक्ट हुआ, आपने पहले से ही लेके रख ली। तो दे आर नॉट इफेक्टिव इन एक्यूट अटैक एंड ओनली इन प्रोफिलैक्टिव वैल्यू। क्या इनके भी क्या एडवर्स इफेक्ट रहेंगे,
हॉर्नेस ऑफ वॉइस, शॉर्ट थ्रॉट, ये सब आप सब में लिख सकते हो, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, शॉर्ट थ्रॉट, क्योंकि देखो सारे इनहेलेशन में ले रहे हो, तो ये एडवर्स इफेक्ट सबको मिला मिलू के लिख दो, कोई कहीं गलत नहीं होंगे। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस क्या होता है मालूम है? ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस को ओरल थ्रस, THRUS, थ्रस, ओरल थ्रस, माउथ थ्रस भी बोलते हैं। जनरली क्या होता है जब ये ड्रग्स लेते हो ना, तो ये क्या बॉडी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, किसके लिए? एक फंगस होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, माइक्रो में पढ़ोगे, एक फंजाई होती है कैंडिडा, वो माउथ में एक्यूमुलेट हो जाती है, उसको उसके लिए अपॉर्चुनिटी बना देती है। तो ये एडवर्स इफेक्ट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का ही है, बाकियों में मत लिख के आ जाना ओरोफेरेंजियल कंडीशन, बाकी हॉर्नेस ऑफ वॉइस, शॉर्ट थ्रोट सब में लिख के आ सकते हो। यूज क्या है? वही ब्रोंचियल हाइपर रिएक्टिविटी, एपिसोड्स ऑफ एक्यूट अस्थमा प्रिवेंशन, लाइन ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि सर अस्थमा है, वो प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। थर्ड वन है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अब कल जिन्होंने लेक्चर अटेंड करा था एंटीकोगुलेंट्स का, उन्हें तो क्लियर कट समझ आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं करा यूट्यूब पे कर लेना। मैंने बताया था कल, मैंने हेपेरिन आपको बताया था कि हेपेरिन निकलता कहां से, हेपेरिन बॉडी में मिलता कहां से। मैंने बताया था कि हेपेरिन आपको मास्ट सेल से मिलता है। फिर मैंने पूछा मास्ट सेल क्या होते हैं, तो मास्ट सेल मैंने आपको बताया था कि इट इज अ रेजिडेंट सेल्स। ये क्या थे? ये बॉडी की रेजिडेंट सेल्स थे। इट इज अ रेजिडेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स मैनी ग्रेनुअल्स रिच। क्या थे ये? एक तरीके के रेजिडेंट सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज में मिलते हैं। वो बहुत सारे ग्रेनुअल्स क्या होते हैं? एक तरीके का पॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर चीजें स्टोर करी जाती हैं। तो इट इज अ रेजिडेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स मैनी ग्रेनुअल रिच। किस चीज में? हिस्टामिन एंड हेपेरिन। हेपेरिन हम कल पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मास्टर सेल, और मैंने बताया था कहां कहां मिलते थे अपन को, ये मैंने आपको कहां कहां मिल रहे थे, लीवर में मिल रहे थे, इंटेस्टाइन की लेयर में मिल रहे थे, तो ये वाले सेल्स आपको वहां वहां मिलते हैं। अब ये करते क्या? मैंने आपको बोला कि मास्ट सेल दो चीजें निकाल रहे थे, एक हेपेरिन निकालते हैं, एक हिस्टामिन निकालते हैं। हेपेरिन का काम एंटीकोगुलेशन हम कल पढ़ चुके। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन कल मैंने आपको बताया था, हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर तो होते ही हैं, प्लस ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी होते हैं। यानी हमारे बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन की जरूरत होती है, हमारे बॉडी में जब भी एज अ प्रिकॉशन के रूप में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलाई जाती है, तो हिस्टामिन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन्फ्लामेशन को बॉडी में बढ़ाने के लिए। और आपको पता है कि अस्थमा एबनॉर्मली है, तो इसमें बॉडी में ये हिस्टामिन एबनॉर्मली काम करने लग जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। तो हमें अब क्या करना है? हमें इसी हिस्टामिन को जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसको इनहिबिट करना है। यानी मैं आपसे बोल दूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, मैंने क्या बोला? हिस्टामिन इज अ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। तो व्हाट आर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड सेल्स दैट प्रोलॉन्ग द इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। वो मीडिएटर्स है जो एक्टिव सेल से निकलते हैं, हम पढ़ चुके हैं, और जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस चलाते हैं। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज अ पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। उसमें ताकत है जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, तो पोटेंट है। हिस्टामिन इज अ पोटेंट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कॉमनली एसोसिएटेड विद किस चीज से? एलर्जिक रिएक्शन। जैसे ही बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती है, बदले में अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलानी है, फटाफट बॉडी में हिस्टामिन का वो अमाउंट है एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। हमें वो ही कम करना है, हिस्टामिन का लेवल हमें कम करना है, यानी कि एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अगर हम ये कम कर देंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। हाँ, वही तो मैंने अभी बोला, किसी का डाउट है कि हिस्टामिन एलर्जी के लिए भी होता है? बिल्कुल, अभी हम यही तो बोल रहे हैं। हमने क्या बोला कि जो हमारा हिस्टामिन है वो क्या करता है, उसकी डेफिनेशन ही बोली कि इन्फ्लामेटरी मीडिएट्स कॉमनली एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शंस और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। जब भी बॉडी में एलर्जी हो रही है, हिस्टामिन बढ़ जाएगा। हिस्टामिन एलर्जी भी बढ़वा देता है, प्लस अगर, और बिल्कुल एक ही बात है कि अगर हिस्टामिन बढ़ेगा तो एलर्जी बढ़ जाएगी, एलर्जी बढ़ेगी तो हिस्टामिन बढ़ेगा, और जैसे हिस्टामिन बढ़ेगा वो इन्फ्लामेशन बढ़ा देगा। क्योंकि बॉडी में नॉर्मल इन्फ्लामेशन की तो हमें जरूरत होती है, हम फिर बोल चुके हैं। ये तो जो भी इसके सिम्टम्स आ रहे हैं वो बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बस एग्रीवेट हो जाए तो उससे अस्थमा बोल देते हो आप। तो नॉर्मली तो इन्फ्लामेशन की जरूरत होती है, मगर एक्सेसिव अमाउंट में ये एबनॉर्मली बढ़ जाती है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमें जो ये एबनॉर्मली अमाउंट में हिस्टामिन बढ़ रहा है, इसको इनहिबिट करना है। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी उसे स्टेबल करना है मास्ट सेल, क्योंकि मास्ट सेल एक्सेसिव अमाउंट में हिस्टामिन को रिलीज करे जा रहे हैं, और हमें उसे स्टेबलाइज करना है कि भैया जितनी जरूरत है उतना करो, फालतू का ना करो।
क्या, डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्रोमोलिन इनहिबिट्स दी डिग्रेडेशन, वो इनहिबिट्स दी डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन मतलब क्या, क्योंकि मैंने आपको मास्टर सेल की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, इट इज अ रेजिडेंट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स मेनी ग्रेन्यूल्स। उन्हीं ग्रेन्यूल्स को क्या, डिग्रेड करना स्टार्ट करो, क्योंकि उन्हीं ग्रेन्यूल्स के अंदर ही तो मास्टर सेल्स में जो ग्रेन्यूल्स थे उन्हीं के अंदर हिस्टामिन और हेपेरिन था, तो उन ग्रेन्यूल्स को कम करोगे तो जिससे हिस्टामिन भी कम होगा। तो डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्टर सेल्स एंड देयरबाय इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स दैट इज हिस्टामिन। देखना, देखो यहां हिस्टामिन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा कल हेपेरिन पढ़ के आए हो, मैं उसमें भी पढ़ा चुका हूं, इसमें भी पढ़ा रहा हूं। मास्ट सेल से हिस्टामिन निकलता है जो इन्फ्लेमेटरी, यहां लिखा नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दस प्रिवेंट ब्रोंकियोस्पाज्म। अब ब्रोंकियोस्पाज्म वर्ड आप समझते हो, मैं पहले ही आपको डेफिनेशन बता चुका था। ये भी प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज करना है, क्योंकि अब जितने भी मास्ट पास एक ही ब्रोंकियोडायलर है जो एक्यूट अटैक के लिए करते हैं, बाकी सब प्रोफिलैक्सिस इफेक्ट के लिए, और सबके अपने अपने काम है। It is not a bronchodilator, hence not useful in acute episodes. ये भी इनहेलर की फॉर्म में यूज करते हैं। वही सारे सब इन एडवर्स इफेक्ट, वही बार बार थ्रोट इरिटेशन का हो, जितने भी सारे लिखाना है। यूसेस क्या है, अब फिर से मैं आपसे क्या एक बात पूछ सकता हूँ, उसमें एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, हिस्टामिन रिलीज होना है। मैं बिल्कुल आपसे ये बात बोल चुका हूं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल है ना, इसका कहीं भी होना है, तो यानी क्या, ये ड्रग अगर बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन एबनॉर्मली बढ़ रहा है तो ये आप दे सकते हो। तो जैसे और मैंने बोला था कि वो जो इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है वो क्या, एलर्जिक की वजह से, अगर बॉडी में एबनॉर्मल एलर्जी हो रही है और उसकी वजह से जो बढ़ रहा है, तो क्या जो एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, यानी क्या नेजल स्प्रे, जैसे अभी किसी ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था कंजेशन वाला, उसमें ये वाला ड्रग देते हैं जो एलर्जी की वजह से राइनाइटिस यानी स्टफी नोज, कंजेशन नोज हो रहा है, तो उसमें ये वाले ड्रग्स देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एलर्जी की वजह से जो नोज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये उसको कम करेंगे, यानी उसके सिम्टम्स पे वर्क करते हैं। एलर्जी पे ये कुछ नहीं कर सकते, मगर जो मास्टर सेल्स थे जो हिस्टामिन रिलीज कर रहे थे, उनकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहे थे, अगर हम उनको कम कर देंगे तो अपने आप सिम्टम्स कम हो जाएंगे। यानी एलर्जिक राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, यानी कोई भी एलर्जी की वजह से कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो जाए, आई ड्रॉप्स आती हैं, तो जो भी किसी का डाउट था वो बिल्कुल यहीं से ठीक होंगे। जो सिम्टम्स नाक कान गलों में दिखते हैं ना एलर्जी और अस्थमा की वजह से, उनमें ये वाले ड्रग्स दिए जाते हैं स्पेशली। ठीक है, अब हमारा बचा है सेकंड लास्ट, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब आपको फिर से वही बात याद आ जानी चाहिए, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वाली। एगोनिस्ट फिर से एक लाइन में बोल रहा हूं, एगोनिस्ट मैंने क्या बोला कि बी रिसेप्टर है, बी रिसेप्टर है। अगर ए ड्रग है, अगर बी रिसेप्टर से मिलकर जब अगर जो प्रोडक्ट सी बन रहा है, अगर वो इंक्रीज, वो बनना बढ़ने लग जाए, तो आप उसको बोल देते एगोनिस्ट ड्रग। और वहीं अगर उल्टा हो जाए कि ये बी के साथ बैठकर जो सी प्रोडक्ट बनता था उसका अमाउंट गिरने लग जाए, तो उसको बोल देते एंटागोनिस्ट ड्रग। ठीक है, तो वहां पर तो हम साइक्लिक एएमपी को बढ़ा रहे थे, साइक्लिक एएमपी का बनना हम बढ़ा रहे थे ना। क्यों बढ़ा रहे थे, क्योंकि भैया वो ब्रोंकोस्पाज्म कम करा रहा था, तो इसलिए हम साइक्लिक एएमपी को बढ़ा रहे थे। तो अब ये एंटागोनिस्ट है, और किसका एंटागोनिस्ट है, ल्यूकोट्रिन का एंटागोनिस्ट है। यानी नाम में ही समझ आ गया कि हमें ल्यूकोट्रिन की वैल्यू बॉडी में कम करनी है। जो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर है, हम ये जो हम ड्रग देंगे, अब वो ल्यूकोट्रिन के रिसेप्टर पर बैठ जाएगा और वो एंटागोनिस्ट इफेक्ट चलाएगा, यानी वो बॉडी में ल्यूकोट्रिन की वैल्यू को कम करेगा। उसमें साइक्लिक एएमपी बढ़ रहा था तो वो एगोनिस्ट था, इसमें कम हो रहा है, इसमें इसलिए एंटागोनिस्ट है। तो अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि ल्यूकोट्रिन होता क्या है। ल्यूकोट्रिन बॉडी में करता क्या है, ल्यूकोट्रिन एक केमिकल है जो क्या करता है, कॉजेस टाइटनिंग द एयरवे मसल एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस म्यूकस एंड फ्लूइड। क्या मैंने बोला कि ल्यूकोट्रिन से वो कॉजेस टाइटनिंग द एयरवे, जो हमारा एयरवे को टाइट करता है, प्लस एक्सेसिव अमाउंट में जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है और फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको करता है। ये मालूम ना, ये जनरली एलर्जिक की मेडिसिन में दिया जाता है, जिनको बहुत ज्यादा कफ होता है। ये मोंटेल्यूकास्ट, आप ये ड्रग नाम आप देखोगे, मैं आपको इतने सारे ऐसे कफ वाले ड्रग दिखा दूंगा जो कफ के आते हैं, जिनमें बहुत टाइम हो गया कफ ठीक नहीं हो रहा है, तो जो एलर्जी की वजह से कफ होते हैं उनमें भी ये दिया जाता है मोंटेल्यूकास्ट। क्यों, क्योंकि ल्यूकोट्रिन है ना, जो वो एबनॉर्मली बॉडी में बढ़ने लग जाती है, और बढ़ने की वजह से वो क्या म्यूकस को बढ़ा देती है, और म्यूकस बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस बढ़ जाता है, तो हमारा जो ईयरवे है वो टाइट होने लग जाता है, उसको ये कम करती है।
तो ये क्या करेगी, मोंटेल्यूकास्ट, जैफिल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट, ये ड्रग नाम याद रखना, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। अगर आप कभी जो कफ वाले ओरल आते हैं जो पीने के लिए आते हैं ना, उन पे देखना, जो कुछ ड्रग्स में मोंटेल्यूकास्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मोंटेल्यूकास्ट, जैफिल्यूकास्ट ब्लॉक्स दी क्या, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंड एंटागोनिस्ट, द इफेक्ट ऑफ ल्यूकोट्रिन। आगे मैं वही बात कह रहा था, उससे क्या होगा, रिड्यूस म्यूकोजल एडिमा एंड रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, हेडेक, रैशेस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, यूजेस क्या है, वही सारे, एज एन अल्टरनेटिव टू अदर ड्रग्स इन माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसी जो कफ होते हैं जो बहुत टाइम पीरियड तक चलते आ रहे हैं, जो मे बी एलर्जी की वजह से एसोसिएट हो सकते हैं, तो उनमें भी ये ड्रग दिया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा टाइम से है, तो क्या मतलब है कि वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है, तो ये भी एलर्जी को क्या इंक्रीज करता है। ल्यूकोट्राइन एलर्जी को इंक्रीज कर रहा है, म्यूकस बढ़ा रहा है, तो ल्यूकोट्रिन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो एलर्जी का रिस्पॉन्स है वो भी कम होंगे। जरूरी तो ना कि एलर्जी की वजह से अस्थमा ही हो, तो भी नॉर्मली भी दे देते हैं। एक अब लास्ट बचा एंटी आईजीई एंटीबॉडीज। ये मैं आपको पूरा स्टार्टिंग में ही समझा चुका था। मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज, कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी जो भी एलर्जी की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो रही थी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसके हमने गैमडे बताया था। उसमें होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। तो ये क्या करते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एंटी आईजीई एंटीबॉडीज। तो आप आईजीई एबनॉर्मली बढ़ रहे हैं, आप उनको कम कर दीजिए। जैसे आप उनको कम करेंगे तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक जो एलर्जी है वो कम हो जाएगी। यानी इम्यूनोग्लोबिन ई, इफ यू हैव एलर्जी देन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट। सीधी सी बात, अगर हमें एलर्जी है तो हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है टू एन एलर्जेन बाय प्रोड्यूसिंग आईजीई। अगर हमें एलर्जी है और हमारे इम्यूनिटी एबनॉर्मली रिस्पॉन्स करती है, वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, याद रखना, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी, वही रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी कराने के लिए। इसकी ही अमाउंट एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाती है और आपको फिर एक ही बात बोल लो, अगर आपको एलर्जी है तो आईजीजी क्या करेगी, वो रिएक्ट कर रही है, एंटीबॉडी काम करेगी, आईजीजी बढ़ गई है तो आपको उससे एलर्जी, एक ही चीज है। तो क्या बोल रहा हूं कि इफ यू हैव एलर्जी देन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू एन एलर्जेन बाय प्रोड्यूसिंग आईजीई, दिस एंटीबॉडी दैट रिलीज केमिकल कॉजिंग एन एलर्जिक रिएक्शंस। ये एंटीबॉडी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन करते हैं जिनसे क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। तो बोले ये वाले ड्रग फिर क्या काम करेंगे, बोले सिंपल सी बात है, ये जैसे ये वाला ड्रग है ओमलिजुलैब, ये ड्रग है, ये क्या करेगा, ये जो आईजीई बन रहा है इसको क्या करेगा, इसके अगेंस्ट काम करेगा, इसको इनहिबिट कम करने की कोशिश करेगा, यानी इस एंटीबॉडी को बॉडी में कम करने की कोशिश करेगा। अब अच्छा, अब इससे आपको एक बहुत अच्छा डायग्नोस का तरीका भी मिल गया। बोले क्या मिल गया, क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट में उनमें आईजीई टेस्ट कराया जाता है, उनके बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई बहुत बढ़ा हुआ मिलता है। तो याद रखना है कि जो अस्थमा के पेशेंट आपको लग रहा है तो उन पेशेंटों में आईजीई का ही टेस्ट होता है, उनमें ये वाली जो इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी है वो एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों में बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि आईजीई ही रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी कराने के लिए। ये एक्सेसिव अमाउंट में हमारी जब हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ये एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाती है और ये एलर्जी कराना स्टार्ट करा देती है, यानी अस्थमा। यानी अस्थमा तो सेकेंडरी हो गया, ये एलर्जी कराना स्टार्ट कर देती है। अब उस एलर्जी की वजह से आपको अस्थमा भी हो सकता है, समझ रहे हैं, उस एलर्जी की वजह से अस्थमा भी हो सकता है, या फिर आपको नॉर्मल एलर्जी भी हो सकती है। तो चाहे आपको अस्थमा हो या आपको नॉर्मल एलर्जी भी हो, अगर किसी पेशेंट को आपको लग रहा है कि नॉर्मल एलर्जी भी है तो आईजीई टेस्ट उसको जरूर प्रिस्क्राइब करिए, उसको आपको जरूर उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी बढ़े हुए मिलेंगे। तो ऑस्लिजुमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडी। ये भी एक एंटीबॉडी है जो आईजीई एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करती है। और ये करती क्या है, इट बाइंड्स टू आईजीई एंटीबॉडी एंड प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जिक रिस्पांस। ये वाली एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी के साथ मिक्स होके और उसको क्या शांत करा देती है, बोलती है अब बस शांत बैठ जाओ, एलर्जिक रिस्पांस मत छोड़ो। इसको भी प्रोफिलैक्सिस इफेक्ट में लिया जाता है मॉडरेट टू सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट्स में। ठीक है, हाँ किसी का डाउट है? हाँ सर, ल्यूकोट्रिन एंड साइक्लिन-एमपी का लेवल पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? बिल्कुल, साइक्लिक एमपी और ल्यूकोट्रिन के टेस्ट भी होते हैं। और साइक्लिक देखो, ल्यूकोट्रिन बॉडी में
और ल्यूकेट्रिन, देखो पहली चीज तो ये कंफ्यूजन मत करो, साइक्लिक एएमपी और ल्यूकेट्रिन बॉडी में एबनॉर्मली बढ़ते या कम नहीं होते। हम ड्रग के थ्रू साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा रहे हैं एबनॉर्मली। एबनॉर्मली हम साइक्लिक एएमपी का लेवल ही तो बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? हमें पता है क्योंकि अगर साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा तो वो ब्रोंकियोडायलेटर करवा देगा। तो हम बढ़ा रहे हो तो बॉडी में सबको साइक्लिक एएमपी कम नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो अच्छा कम मिल रहा है तो हम उसको बढ़ा दें। नहीं, बॉडी में तो नॉर्मल ही है, मगर हमारे बॉडी में एबनॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो उस एबनॉर्मल प्रोसेस के अगेंस्ट काम करने के लिए हमें एबनॉर्मली साइक्लिक एएमपी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी ए अगोनिस्ट टू साइक्लिक एएमपी। वहीं इसका उल्टा कर दो तो ल्यूकेट्रिन, तो बॉडी में ल्यूकेट्रिन तो नॉर्मल अमाउंट में है, मगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए हैं, तो ल्यूकेट्रिन को हम एंटागोनिस्ट काम करेंगे, यानी एबनॉर्मल अमाउंट में ल्यूकेट्रिन को हम कम करेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए है। बाकी आईजीई एबनॉर्मली बढ़ रही है, ठीक है, उनको तो हम उनसे तो हम बस ये बॉडी के अंदर उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। आईजी एबनॉर्मली बढ़ रही है। अब किसी का जस्ट अ सेकंड,